हम बात करते बायोडाइवर्सिटी में कुछ टॉपिक्स पे, जिसमें नाम था जैविक विविधता सम्मेलन का कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सम्मेलन है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये यह जो सम्मेलन जो था, जैव विविधता के संरक्षण के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है, जो साल दो 1993 से लागू है। और इसकी स्थापना हुई थी साल 1992 के रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान। और उस समय 193 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। सीबीडी का सचिवालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत संचालित होता है। इसके तीन प्रमुख उद्देश्य हैं। क्या तीन प्रमुख उद्देश्य हैं? जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता के घटकों का सतत उपयोग, और तीसरा आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत वितरण। तो यहाँ आपको समझना है कि जैव विविधता का संरक्षण तो सभी उसकी बातें करेंगे, और दूसरा जो है जैविक विविधता के घटकों का सतत उपयोग, मतलब सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन की बात की जा रही है इसमें। सस्टेनेबिलिटी मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण चरण है और चरण रहेगा, और इसका एहसास सभी देशों ने अब कर लिया है। और पर्यावरण और जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, उसके प्रमुख हिस्से हैं। लेकिन जो इसका जो तीसरा प्रमुख उद्देश्य है वो ध्यान देने लायक है। वो क्या कहता है कि आनुवांशिक संसाधनों से के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत वितरण। मतलब जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं और बायोटेक्नोलॉजी के जरिए जेनेटिक रिसोर्सेज का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके लाभ सभी तक मिले, न्याय संगत वितरण हो सभी का। इसको ध्यान देना है आपको। सभी देशों ने इसकी पुष्टि कर दी है, लेकिन अमेरिका ने हस्ताक्षर तो किया है पर पुष्टि नहीं की है अभी तक। और यहाँ पर जो भी देश मिलते हैं नियमित अंतराल पर, उन बैठकों को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। ये आपको पता है? जैव विविधता सम्मेलन में जैव विविधता के संरक्षण के लिए तीन बिंदु अपनाए गए हैं। एक तो कॉर्टेजना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल, दूसरा सीबीडी के तहत कॉप 10, और आईची लक्ष्य। कार्टेजना हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। आइए, सीबीडी के तहत कॉप 10 क्या है? कॉप 10 का मतलब, कॉप का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये जैव विविधता सम्मेलन की गवर्निंग बॉडी है। और 1992 से सीओपी की अब तक 10 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। 10 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। जैव सुरक्षा पर कार्टेजना प्रोटोकॉल को साल 2000 में स्वीकृत किया गया था, और साल 2010 में पहुंचकर लाभ के लिए भागीदार पर नागोया प्रोटोकॉल को मंजूर किया गया। मतलब ये हुआ, सीबीडी के तहत, सीडीबी के तहत दो महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल अपनाए गए हैं। पहला कार्टाजेना प्रोटोकॉल, और दूसरा नागोया प्रोटोकॉल। दोनों अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। कार्टेजना हमने पिछले क्लास में बताया था, और नागोया प्रोटोकॉल हम अभी पढ़ रहे हैं। नागोया क्या है? जापान का एक सिटी है नागोया, और वहीं पे ये सम्मेलन हुआ था, वहीं ये प्रोटोकॉल तय हुआ था, इसीलिए इसको नागोया प्रोटोकॉल कहते हैं। और ये हुआ था साल 2010 में। साल 2010 में हुआ था। और नागोया प्रोटोकॉल में एक बड़ी महत्वपूर्ण लक्ष्य बायोडायवर्सिटी के बारे में निर्धारित किया गया था। और ये है आपकी परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण लक्ष्य, जो विभिन्न परीक्षाओं में अभी तक पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछा जाएगा। हालांकि इस लक्ष्य की समय सीमा खत्म हो चुकी है, और इस लक्ष्य का नाम है आईची लक्ष्य। आईची, ये जापान का एक शहर है आईची, और उसी के नाम पे इसको आईची लक्ष्य कहा गया है। जो आईची लक्ष्य है, ये निर्धारित किया गया था नागोया प्रोटोकॉल में, जापान के नागोया शहर में। और इसमें 20 जैव विविधता लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था। 20 टारगेट्स डिफाइन किए गए थे। 20 टारगेट्स।
और इन्हीं 20 लक्ष्यों को कहते हैं आईची जैव विविधता लक्ष्य। आईची जैव विविधता लक्ष्य। तो आपको तीन चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण होगी सीडीपी के तहत। कार्टेजेना प्रोटोकॉल, दूसरा नागोया प्रोटोकॉल, और तीसरा आईची लक्ष्य। आईची लक्ष्य में जैव विविधता के संबंधित 20 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। 20 लक्ष्य। नागोया प्रोटोकॉल में जो सम्मेलन हुआ था उसका क्या उद्देश्य था? आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित एवं न्यायसंगत साझाकरण करना। और ये 12 अक्टूबर 2014 को लागू हुआ। तो इस प्रेजेंटेशन के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नागोया प्रोटोकॉल था वो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट था। सप्लीमेंट्री मतलब उसका पूरक, उससे जुड़ा हुआ, उसका छोटा सा हिस्सा। जो बड़ा हिस्सा था वो क्या था? सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और उसके दो हिस्से थे, एक कार्टेजेना प्रोटोकॉल, दूसरा नागोया प्रोटोकॉल। इसमें जेनेटिक रिसोर्सेज के न्यायसंगत वितरण की बात की गई थी कि जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज होंगे उनका हम न्यायसंगत वितरण करेंगे। यहाँ पर दो और छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझना है। ये अनुवांशिक संसाधनों की बात तो करता है और उसके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभ लाभ पर बात करता है। इसके अलावा वो पारंपरिक ज्ञान को भी बात करता है। पारंपरिक ज्ञान, ट्रेडिशनल नॉलेज। जो नागोया प्रोटोकॉल है वो ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करता है। तभी तो आप सस्टेनेबल हो पाएंगे। दुनिया हमारी मशीनी होती जा रही है, तकनीकी का चरम पहुंचता जा रहा है। तो वो क्या होगा? आप पारंपरिक लाभ, जो नॉलेज है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको हिंद शॉर्ट में संक्षिप्त में टीके बोलते हैं। टीके। टीके मतलब, टी का मतलब ट्रेडिशनल, के का मतलब नॉलेज। पारंपरिक ज्ञान को शामिल करता है नागोया प्रोटोकॉल। तो नागोया प्रोटोकॉल में दो महत्वपूर्ण बातें हो गई। एक तो आनुवांशिक संसाधनों और उनके लाभों का न्यायसंगत वितरण, और दूसरा आनुवांशिक संसाधनों से जुड़ा हुआ पारंपरिक ज्ञान, ट्रेडिशनल नॉलेज। जब ट्रेडिशनल नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे तभी तो हमारा विकास सस्टेनेबल होगा, तभी तो हमारा विकास सतत विकास होगा, और तभी हम सतत विकास के लक्ष्य हासिल कर सकेंगे। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। COP10 में आनुवांशिक संसाधनों पर नागोया प्रोटोकॉल को अपनाने के साथ जैव विविधता को बचाने हेतु सभी देशों द्वारा कार्रवाई के लिए 10 साल की रूपरेखा तैयार की गई। कहा गया कि 10 साल के भीतर आपको इन सारी चीजों को हासिल करने के लिए आपको 10 साल दिए जाते हैं। नागोया प्रोटोकॉल में एक और ऐतिहासिक संधि हुई। क्या हुई? वहां पे जंगल, कोरल रीफ और जैव विविधता की रक्षा के लिए ऐतिहासिक संधि की गई थी नागोया प्रोटोकॉल में। और इस संधि के मुताबिक जैविक विविधता को बचाने के लिए 17% जो जमीन वाला एरिया है, भू क्षेत्र है, और 10% समुद्र की सुरक्षा करना है। इन इलाकों में जैव विविधता की रक्षा करना है। ये परसेंटेज भी ध्यान में रखिएगा। 17% भू क्षेत्र और 10% समुद्री इलाके की रक्षा करना है। वहां कोरल रीफ की रक्षा करना है, जंगलों, मैंग्रोव की रक्षा करना है, और जैव विविधता को ध्यान देना है। अगर हम संक्षेप में बात करें तो नागोया प्रोटोकॉल तीन चीजों की बात करता है। पहला पॉइंट क्या है? इट इज द सेकेंड प्रोटोकॉल टू द सीबीडी कन्वेंशन
ऑन बायोडाइवर्सिटी। और पहला क्या था? कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी पे था। कार्टेजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा पे था, बायोसेफ्टी पे था। और नागोया प्रोटोकॉल बायोडाइवर्सिटी पे था। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। It is a 2010 supplementary agreement to the 1992 Convention on Biological Diversity. The Nagoya Protocol is about access to genetic resources, मतलब अभी जो मैंने बताया कि जैविक संसाधनों की पहुंच, एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स arising from their utilization, मतलब उसका न्यायसंगत वितरण। तो ये तीन प्रमुख बातें हो गई नागोया प्रोटोकॉल पर। भारत की क्या स्थिति है? भारत ने नागोया प्रोटोकॉल को कैसे रिएक्ट किया है? भारत ने नागोया प्रोटोकॉल को स्वीकार कर लिया है और सीबीडी के प्रावधानों के तहत साल 2002 में भारत ने जैविक विविधता अधिनियम लाया, बायोडाइवर्सिटी एक्ट। भारत में इसी नागोया प्रोटोकॉल को अपनाते हुए साल 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट लाया गया। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट किसके आधार पर, किस पर आधारित है? नागोया प्रोटोकॉल पे। सीबीडी का नागोया प्रोटोकॉल। और ये भी चार चीजों की बात करता है, उन्हीं चार चीजों की बात करेगा जो कि नागोया प्रोटोकॉल के प्रमुख बिंदु थे। क्या प्रमुख बिंदु थे? वो भी इसी की। तो अगर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट पर शॉर्ट नोट लिखने को आएगा या प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये चार बिंदु आपको समझ में आने चाहिए कि हमारा जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है उनमें चार बिंदु कौन है। पहला है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैविक विविधता का संरक्षण, ये क्लियर है। दूसरा, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट, हम जो भी इसके कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करेंगे वो सस्टेनेबल होंगे, उसके कंपोनेंट्स का इस्तेमाल सस्टेनेबल होगा। सस्टेनेबल का मतलब लगातार होगा, पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचेगी, हम विकास भी करेंगे और पर्यावरण जैव विविधता का संरक्षण भी करेंगे, अपनी प्रकृति को भी साथ लेके चलेंगे। यही डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, जो भी लाभ मिलेंगे उनको हम अपने सभी सदस्य देशों में, सभी साथियों में, सभी पड़ोस में, सबका हम न्यायसंगत वितरण करेंगे। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैंने टीके बताया, ट्रेडिशनल नॉलेज, उसको रिकॉग्निशन मिलेगी, उसको पहचान मिलेगी, ट्रेडिशनल नॉलेज को पहचान मिलेगी। तो चार बिंदु हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के, इनको अपनी कॉपी में नोट करिए, ठीक से इस पर प्रैक्टिस करिए, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए उनको देखिए, और मेंस में आप शॉर्ट नोट में क्या लिखेंगे तो इन्हीं चार बिंदुओं को लिखेंगे। आइए हम देखते हैं कि भारत में जैव विविधता संरक्षण के महत्वपूर्ण प्रयास क्या हुए। भारत जैव विविधता सम्मेलन 1992 का हिस्सा है और इसने राज्यों को और उनके जैविक संसाधनों के उपयोग और उनके संप्रभुता के अधिकार को मान्यता दी है। सीबीडी के उद्देश्यों को मजबूत बनाने तथा उसकी मदद के लिए भारत सरकार ने जो अधिनियम बनाया है उसे जैव विविधता कानून 2002 कहते हैं। और इसके तहत जैविक संसाधनों का संरक्षण और उससे जुड़े ज्ञान का सही उपयोग करना है। और इसी के आधार पर भारत सरकार ने साल 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की। याद रखिएगा इसको। भारत ने 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। और यह कानून वनस्पतियों एवं पशु संरक्षण के मौजूदा कानूनों, कौन से कानूनों हैं, उन कानूनों को भी आगे बढ़ाता है, सपोर्ट करता है। भारतीय वन अधिनियम 1927, वन अधिनियम संरक्षण अधिनियम 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980। और इसके साथ ही भारत द्वारा वेटलैंड के प्रोटेक्शन, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल जैसे कई और महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। तो आप यहाँ पर इस चीज को समझ लीजिए कि नागोया प्रोटोकॉल के बाद भारत ने राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम बनाया
और उसके बाद 2003 में जैव विविधता प्राधिकरण बनाया। और ये सब मिलकर भारत के जो पुराने जितने भी कानून थे उनको सपोर्ट करता है, उनको आगे ले जाता है, उन सबको मर्ज कर दिया गया, एकीकृत किया गया। तो ये जो क्रम है क्या है, जैव विविधता सम्मेलन, कार्टेजना प्रोटोकॉल, फिर नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल के बाद भारत के जो प्रयास थे, क्या भारत ने एक अधिनियम बनाया, जैव विविधता अधिनियम, बायोडायवर्सिटी एक्ट बनाया। और उस एक्ट के बाद भारत ने बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी बनाई, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। तो ये क्रम है जो आपको समझना है। अभी हमने बात किया था आईची लक्ष्य के बारे में, तो देखते हैं कि आईची लक्ष्य क्या है और ये असफल क्यों हो गए। पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं दुनिया में, वो लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सके रहे। उसकी वजह है कि देशों की और लोगों की भौतिकतावादी संस्कृति जो है वो अभी भी असंतुलन की स्थिति में है। तो इसको अपने आप लेख में भी डाल सकते हैं कि आईची लक्ष्य, या हम विभिन्न जो सम्मेलन आयोजित किए कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, ये जो सम्मेलन है सतत विकास के लिए है, जलवायु परिवर्तन का नहीं है, याद रखिएगा। जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन और है, दूसरे है, ये सतत विकास के हैं। जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन और सतत विकास के सम्मेलनों में अंतर है। आईची लक्ष्य क्या है? 1992 में रियो डी जेनेरो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान जो प्रमुख समझौते किए गए थे, उनमें प्रमुख समझौता था जैव विविधता संधि, सीबीडी। और सीबीडी के नागोया सत्र में जैव विविधता के विषय में 20 लक्ष्यों का चयन किया गया। 20 लक्ष्य बनाए गए और इन्हीं लक्ष्यों को आईची लक्ष्य कहा जाता है। इन्हीं लक्ष्यों को आईची लक्ष्य कहा जाता है। तो आपको 20 लक्ष्य नहीं याद करने हैं, उन 20 लक्ष्यों को 5 सब कैटेगरीज में बांट दिया गया। तो आपको 5 सब कैटेगरीज ध्यान ध्यान देना है कि वो 5 सब कैटेगरीज क्या है। पहला, जैव विविधता के विनाश के कारणों का पता लगाना। दूसरा, जैव विविधता को प्रत्यक्ष क्षति से बचाना और उसके सस्टेनेबल उपयोग को बढ़ावा देना। तीसरा, पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियों और आनुवंशिक विविधता को बजाय रखने के लिए जैव विविधता में सुधार लाना। चौथा, जैव विविधता और जैव पारिस्थितिकी का लाभ सभी तक पहुंचाना। पांचवा, जैव विविधता संरक्षण निश्चित करते हुए प्रतिभागी योजना निर्माण, ज्ञान प्रबंधन और क्षमता संवर्धन के माध्यम से उनका क्रियान्वयन करना। ये 5 मोटे मोटे कैटेगरीज हैं जिनमें आईची लक्ष्य को रखा गया। और इन्हीं कुल जो लक्ष्य थे वो 20 थे, और 20 को 5 में रखा गया। और उन्हीं 20 आईची लक्ष्यों के अनुरूप भारत ने 12 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य, नेशनल एनबीटी, विकसित किए हैं। भारत ने आईची जैव विविधता लक्ष्यों के अनुरूप 12 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य विकसित किए गए हैं। और उन्हीं के तहत हाल का एक डेवलपमेंट है जो आपको ध्यान देना है। हरियाणा का जो गुरुग्राम का इलाका है, वहां पर अरावली जैव विविधता पार्क है, अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क। ये एनसीआर रीजन में है। जो बच्चे दिल्ली में हैं वो जाके देख सकते हैं, और गए भी होंगे आप लोग। गुरुग्राम का जो पहले गुड़गांव बोलते थे, अब उसका नाम गुरुग्राम है हो गया। वहां का जो अरावली जैव विविधता पार्क है, उसको कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के आईची लक्ष्य के तहत देश के पहले ओईसीएम के रूप में घोषित किया गया है। तो ओईसीएम क्या है मैं आपको अभी बता रहा हूं, पहले इस तथ्य को ध्यान से सुन लीजिए। भारत का पहला ओईसीएम है गुरुग्राम का अरावली जैव विविधता पार्क। अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, गुरुग्राम का अरावली जैव विविधता पार्क भारत का पहला ओईसीएम है। ओईसीएम, ओईसीएम का मतलब अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कन्वेंशन कंजर्वेशन मेजर्स, अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, ये है ओईसीएम। तो यहां पे मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं। भारत ने 20 जो आईची लक्ष्य हैं उसके तहत 12 अपने हिसाब से लक्ष्य बनाए हैं। 12 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य हैं,
इनको एनबीटी कहते हैं। और इसी के तहत भारत ने फरवरी 2022 में, इसी साल फरवरी महीने में, गुरुग्राम का जो अरावली जैव विविधता पार्क है उसको भारत का पहला ओईसीएम घोषित किया। तो ओईसीएम क्या है, आइए हम देखते हैं। ओईसीएम एक टैग है, एक एक टैग है ओईसीएम, और ये टैग देता है कौन? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आईयूसीएन देता है। और ये टैग जो है, ओईसीएम का टैग किसको मिलता है? जो कि जैव संरक्षण करते हैं इन सीटू कंजर्वेशन के तहत। लेकिन ये जो संरक्षण हो आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क और सेंचुरी से बाहर होते हैं। नेशनल पार्क और सेंचुरी से बाहर हैं, लेकिन इन सीटू कंजर्वेशन का हिस्सा है। लेकिन जो ओईसीएम टैग है, इससे कोई लीगल, फाइनेंशियल या मैनेजमेंट इम्प्लीकेशन नहीं जुड़ा हुआ है। मतलब इससे कोई वैधानिक बाध्यता नहीं जुड़ी हुई है, कोई आर्थिक लाभ नहीं जुड़ा हुआ है, और इसके प्रबंधन के लिए कोई प्रावधान जैसी चीजें नहीं जुड़ी हुई है। बस एक टैग अगर जब मिल जाता है, ओईसीएम का टैग अगर मिल जाता है एक बार किसी इलाके को, कि किसी बायोडाइवर्सिटी इलाके को, तो वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में माना जाने लगता है। तो गुरुग्राम का जो इलाका है ओईसीएम, वो एक तरह का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की श्रेणी में आने लगा। और ये कौन इस प्रपोजल को डिक्लेयर करता है? यहाँ जो अरावली बायोडाइवर्सिटी को ओईसीएम के रूप में जो डिक्लेरेशन हुआ, ये भारत में नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने भेजा। किसको भेजा? आईयूसीएन को भेजा। और ये 2020 में भेजा जा चुका था। तो 2 साल बाद आईयूसीएन ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, और अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को भारत का पहला ओईसीएम यानी कि अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर साइट घोषित कर दिया। अरावली जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है, ये एक तरह का सेमी एरिड वेजिटेशन है, अर्ध शुष्क। यहाँ की जो वनस्पतियां हैं वो क्या है? अर्ध शुष्क श्रेणी में आती हैं। और यहाँ बहुत सारी जैव विविधता है, बहुत सारे पौधे हैं, स्थानीय पौधे हैं, पेड़ हैं, श्रब हैं, झाड़ियां हैं, और विभिन्न प्रकार की पक्षियां आती हैं। यहाँ जो माइनिंग का इलाका था, पहले स्थानीय लोगों ने बहुत विरोध किया था, पर्यावरणविदों ने विरोध किया था, तो बाद में सरकार ने उस पर रोक लगा दी थी। और उसके बाद फिर इस बायोडाइवर्सिटी पार्क में बहुत तेजी से विकास हुआ है। अभी हम आईची लक्ष्य के बारे में बात कर रहे थे। एक रिपोर्ट आई है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक 5 की रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट कहती है जो 20 आईची लक्ष्य निर्धारित किए गए थे 5 कैटेगरीज में, उनमें से एक भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका। और पूरी दुनिया को 2020 तक इसे हासिल करना था। यानी कि आईची लक्ष्य असफल हो गए, आईची लक्ष्य असफल हो चुके हैं। और अब बात किया जा रहा है कि नए वैश्विक जैव विविधता ढांचे के विकास को अपनाया जाए, और ये अपनाकर हम दुनिया भर में सतत विकास और जैव विविधता के क्षेत्र में कुछ नए प्रयास करें। ठीक है। आइए कुछ और छोटे से कंसेप्ट पर बात करते हैं। ये तो थोड़ा सा बायोडाइवर्सिटी से अलग हटके टॉपिक है। तालानोआ डायलॉग, तालानोआ वार्ता, ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगा कि आपसे डिस्कस करना चाहिए इस पे। ये थोड़ा बायोडाइवर्सिटी से हट कर है, ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ टॉपिक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको आपको बता रहा हूँ। तलानोआ वार्ता या तलानोआ डायलॉग को जानने के पहले आप पहले जानिए कि साल 2017 में फिजी की अध्यक्षता में जो कॉप मीटिंग हुई थी वो क्या है। फिजी एक सिड्स देश है, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट। ऐसा देश जो कि समुद्र के किनारे, मतलब जिसके चारों तरफ समुद्र है, ऐसा आइलैंड है
स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशन है फिजी। बहुत छोटा सा देश है, और पूरी दुनिया में जितने सिट्स देश हैं, जितने स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके सामने सर्वाइवल का खतरा है। जलवायु परिवर्तन से वो सबसे ज्यादा झेल रहे हैं। वहां पर पर्यावरण की चुनौतियां हैं, अर्थव्यवस्था की चुनौतियां हैं, लाइवलीहुड की चुनौतियां हैं, पॉवर्टी बढ़ती जा रही है। और ये सब हमने सिट्स वाले क्लास में पढ़ा था। यहाँ मैं बता रहा हूँ कि फिजी एक तरह का सिट्स देश है, और सिट्स देशों में सिर्फ एकमात्र सिट्स देश है जिसने कॉप सम्मेलन आयोजित किया था। तो अपनी कॉपी में नोट करिए, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सम्मेलन होते हैं, उन उनमें सिर्फ एकमात्र ऐसा सिट्स कंट्री है, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्री सिट्स, जिसने अभी तक कॉप आयोजित किया है। उस देश का नाम है फिजी। और फिजी सबसे एक्टिव कंट्रीज में से एक है, जो कि जलवायु परिवर्तन पर बड़े बड़े स्टेप्स लेने से भी नहीं हिचकता। तो फिजी की अध्यक्षता में नवंबर 2017 में कॉप की मीटिंग हुई, और इसका इसके अध्यक्ष थे फिजी के उस समय के राष्ट्रपति। लेकिन यह बैठक फिजी में न होकर जर्मनी के बॉन में आयोजित की गई थी। तो फिजी की अध्यक्षता में, फिजी की मेजबानी में जो यह सम्मेलन हुआ था, 23वां क्लाइमेट चेंज सम्मेलन हुआ था, इसमें दो महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए। एक तो जेंडर एक्शन प्लान, और दूसरा तलानोआ डायलॉग। तो पहले ये पहले वाला पार्ट देख लेते हैं। जेंडर एक्शन प्लान का मतलब ये हुआ कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई जितनी भी कार्यवाहियां होंगी, जितने भी काम किए जाएंगे, उसमें वीमेन लीडरशिप होगी, और दूसरा उसमें महिलाओं की भागीदारी पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। महिलाओं की भागीदारी पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, और इस तरह लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाएगा। जेंडर एक्शन प्लान। दूसरा, स्थानीय समुदाय के लोगों के मंच के जरिए जलवायु परिवर्तन पर समन माने यानी कि मिटिगेशन और अनुकूलन पर अनुभव को साझा किया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? जो स्थानीय लोग होते हैं, उनको जलवायु परिवर्तन की, उस इलाके में जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण की जो चुनौतियां आ रही हैं, उनको आसानी से समझ होती है। जो स्थानीय लोग हैं, वो ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं कि वहां पर क्या किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में जलवायु परिवर्तन की कोई चुनौतियां हैं, और हम उसकी चर्चा कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज में कहीं जाके कर रहे हैं, या फिर कहीं और दूर जाके कर रहे हैं, तो वो सक्सेस नहीं उसको मिलेगी। अगर हम स्थानीय लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, स्थानीय भागीदारी होगी, तो ज्यादा अच्छी तरह से बता सकेंगे चुनौतियां क्या हैं, उनको सॉल्व करने के क्या तरीके अपनाए जाने चाहिए। और इसके अलावा तीसरा जो था, जलवायु सम्मेलन में महासागरों से जुड़े मसलों पर जोर। जलवायु सम्मेलनों में महासागरों से जुड़े हुए मसलों को भी, मुद्दों को भी शामिल किया गया। तो तीन बातें हुई फिजी में ये जो सम्मेलन हुआ था। जेंडर एक्शन प्लान मतलब महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी, स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी, और तीसरा, महासागरों के मुद्दों पर, जो समुद्रों से जुड़े हुए महासागरों के पर्यावरण से जुड़ी हुई चुनौतियां हैं, उन पर जोर दिया जाएगा। और यहीं पर एक तलानुआ डायलॉग की शुरुआत हुई। ये तलानुआ डायलॉग क्या है, आइए देखते हैं। तलानुआ डायलॉग जो है, एक तरह की कबीलाई बैठक है। वहां जो कबीले समाज हैं, वो आपस में मुद्दों को सुलझाने के लिए इस तरह की बैठक करते हैं, और इस बैठक का नाम है तलानुआ बैठक। वहां के जो कबीले समाज है फिजी में, वो जो बैठक करते हैं, उस बैठक का नाम है तलानुआ बैठक। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फिजी और आसपास का जो प्रशांत का जो इलाका है, प्रशांत महासागर के इलाके में जितने भी देश और समुदाय हैं, वो सब भागीदारी और इंक्लूजन के जो संवाद हैं, वो सब तलानुआ डायलॉग के तहत करते हैं। आपस में जो बैठक करते हैं, उसको तलानुआ डायलॉग कहा जाता है। और इस बैठक की सबसे खूबसूरती ये है कि किसी भी चुनौती को पेश करने के लिए पहले पहले पास्ट में क्या चैलेंजेस आए, वर्तमान में क्या चीजें हो रही हैं, और भविष्य में हम कौन से स्टेप अपनाकर वहां तक पहुंचेंगे, एक कहानी के जरिए
कहानी सुनाने के जरिए ये वार्ता की जाती है। और इसी कंसेप्ट को लागू कर दिया गया जलवायु परिवर्तन पर। इन्होंने कहा कि जैसे हम अपने कबीलाई इलाके में तलानुआ डायलॉग करते हैं, यही डायलॉग हम पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने में इस डायलॉग को अपनाएंगे। तो यही है तलानुआ डायलॉग, जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए स्थानीय लोगों को शामिल करके बातचीत की जाती थी। और पहले इस तरह के संवाद का नाम था फैसिलिटेटिव डायलॉग, तो उसका नाम बदल दिया गया और उसी डायलॉग का नाम बदल के तलानुआ डायलॉग कर दिया गया। तो तलानुआ डायलॉग क्या है, इसकी शुरुआत किसने की, और ये क्या है, किस तर्ज पे काम करता है, उसमें किन चीजों की चर्चा करते हैं, ये आपको याद रखना है और इसको ठीक से समझना है।